नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्रा और ऑल डीजे सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये वीडियो मेरे पिछले सभी वीडियोस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देखने को मिली है। लेकिन विश्वास करिए, ये वीडियो उन वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिसको अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो आपके लाखों रुपये बर्बाद होने से बच जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने लिए सही एम्पलीफायर का चुनाव कैसे करें। हम कैसे पहचानें कि एक एम्पलीफायर अच्छा है या फिर ख़राब है, उसकी क्या पहचान है। एम्पलीफायर के कैटलॉग को देखकर कैसे पहचान सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन देखकर कैसे पहचान सकते हैं। साथ ही अगर एम्पलीफायर को नट्स, उसके जो स्क्रू होते हैं, हटा करके देखा जाए, अंदर से एम्पलीफायर को खोल के देखा जाए, तब कैसे जान सकते हैं उसके पार्ट से कि ये एम्पलीफायर अच्छा है या फिर ख़राब है। साउंड लाइन में अगर देखा जाए, सबसे मुख्य तत्व होता है एम्पलीफायर। वो इसलिए कि जैसा आउटपुट एम्पलीफायर से निकलेगा, स्पीकर वैसे ही परफॉर्म करेगा। अगर एम्पलीफायर अच्छी क्वालिटी का आउटपुट दे रहा है तो स्पीकर वैसा ही बजेगा। अगर एम्पलीफायर से बैड क्वालिटी यानी गलत सिग्नल्स मिल रहा है तो स्पीकर वैसा ही गलत परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक सही एम्पलीफायर का चुनाव करना। सही एम्पलीफायर को ढूंढने के लिए लोग YouTube पर सर्च करते हैं, जहां पर उनको सटीक वीडियो नहीं मिलता। बहुत ही कम ऐसे वीडियो हैं जिन पर आपको सही जानकारी मिले। YouTube पर आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें अलग अलग ब्रांड को दिखाया जाता है कि ये ब्रांड एम्पलीफायर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ब्रांड एम्पलीफायर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सटीक जानकारी नहीं मिलती। हालाँकि मैंने भी एक वीडियो बनाया जिस पर मैंने आपको एम्पलीफायर ब्रांड के बारे में बताया कि अगर आप एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो इन ब्रांड को ले सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से एनालाइज किया है। जितने भी ब्रांड लिए हैं मैंने उनके कैटलॉग देखे हैं, उनकी वेबसाइट देखी है, उनके डीलर से बात की, साथ ही उनके कस्टमर केयर से अच्छे से बात करके तब वीडियो आपको दिया है, डेडिकेटेड वीडियो एम्पलीफायर के ऊपर। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट एम्पलीफायर ब्रांड ऑल डीजे सपोर्ट, इतना लिख देंगे तो वीडियो ऊपर आ जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि बेस्ट एम्पलीफायर ब्रांड कौन कौन से हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। नहीं तो आप खुद ही पहचान सकते हैं कि एक सही एम्पलीफायर की पहचान क्या है। तो चलिए सारी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। आप वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये आपकी क्वालिटी का सवाल है, आपको आगे बढ़ाने का सवाल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जब भी किसी टॉपिक पर मुझे सटीक और स्पष्ट जानकारी देनी होती है तो मुझे आना पड़ता है व्हाइट बोर्ड पर, ताकि मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे पाऊँ कि आपको फिर उस टॉपिक पर दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज फिर आपके सामने आए हम एम्पलीफायर की पहचान के लिए कुछ ऐसे ज़रूरी बिंदु लेके आए हैं जो कि बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे कि सही एम्पलीफायर का चुनाव कैसे करें। आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एम्पलीफायर का चुनाव करने के मास्टर हो जाएंगे। तो इस व्हाइट बोर्ड पर आप देखिए, मैंने टोटल 26 पॉइंट लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट आप देख रहे हैं जो कि इस डॉट लाइन के अंदर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। और यहाँ फिर आप देखिए बाहर 1 से लगाकर 16 तक का आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को नहीं समझ पाते हैं और वो लोग एम्पलीफायर को देख करके, एम्पलीफायर का जो स्क्रू होता है उसे खोल करके कैसे पहचान पाएंगे कि ये एम्पलीफायर अच्छा है या फिर ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं और इसी से एक एक करके सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिए क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। यहाँ पर जब आप एम्पलीफायर के कैटलॉग को देखेंगे या फिर उसकी वेबसाइट में उसके स्पेसिफिकेशन को देखेंगे तो एम्पलीफायर अगर अच्छी कंपनी का है, एम्पलीफायर को छिपा नहीं रहा, वो कंपनी आपको ट्रांसपेरेंसी प्रदान कर रही है, खुले तौर पर आपको सारी जानकारी दे रही है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर देखने को मिलेगा THD। THD का फुल फॉर्म होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब एक शब्द में आपको कह दूं कि ये कम होना चाहिए। इसका जो यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, लेस देन 1%, 0.5%, 0.01%। अब ये क्या होता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दे देते हैं। ये एक्चुअल में वो होता है जब हम एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं। जैसे हमने कोई सॉन्ग अपने एम्पलीफायर को सिग्नल के रूप में दिया, तो वह सॉन्ग जैसा था, जो सिग्नल में जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसमें उसका वेव फॉर्म्स थे, वो क्या एम्पलीफायर
सही से बाहर निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है। अगर आप सिग्नल को उसी सॉन्ग को हेडफोन में सुनोगे और उसके बाद एम्पलीफायर में सुनोगे तो कुछ बहुत अंतर हो जाता है। जो अंतर पैदा होता है वही THD होता है, जो कि जितना ज़्यादा अंतर होगा, जैसा सिग्नल था उसमें जो परिवर्तन आया है, जितने % का परिवर्तन आया होगा उतना % का THD माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो इंडियन मेड एम्पलीफायर होते हैं उनमें 10% तक का THD मिल जाता है, जो अगर उन्हें ज़्यादा उच्च आवृत्ति में या फिर उन्हें ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर चलाया जाता है। और जो अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है इंडियन ब्रांड में भी, तो उनमें आपको 1% तक का THD देखने को मिलता है। जो फॉरेन मेक के एम्पलीफायर होते हैं यानी विदेश के जो बने होते हैं उनमें आपको 0.5 और 0.001% भी देखने को मिलता है। तो बस आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जब भी आप अपने कैटलॉग को देखें तो THD आपका हमेशा कम होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेस देन 1%, और यहाँ पर आपकी जितनी वैल्यू दिख रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, IMD। IMD का फुल फॉर्म होता है इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। अब ये भी हमेशा कम होना चाहिए, इसमें कोई उदाहरण नहीं मिला है, तो बस आपको देखना है जितना भी आपको दिखे, जो भी वैल्यू दिखे वो कम होनी चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। एक्चुअल में ये जो डिस्टॉर्शन होता है, ये जितने भी पार्ट लगे होते हैं एम्पलीफायर के अंदर, उनमें जो करंट दौड़ती है उनकी फ्रिक्वेंसीज जो सिग्नल में ऐड होती हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है ये वैल्यू दिखाई जाती है। अब तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये वैल्यू आपको हमेशा ऋणात्मक ज़्यादा अच्छी होती है। आप देखिए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है, ऋणात्मक वैल्यू हो जैसे -100 dB, माइनस का 100 dB, तो आपको ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो इतना लगभग दिख रहा है या इससे भी ज़्यादा दिख रहा है माइनस में, प्लस में नहीं। आप ध्यान देना माइनस लगा होना चाहिए आपके कैटलॉग में जहाँ पर स्पेसिफिकेशन हो, तो जितना ये ज़्यादा रहेगा माइनस में उतना ही अच्छा होगा। और चौथे नंबर की बात करते हैं CT, क्रॉस टॉक। ये भी -dB में ज़्यादा अच्छा होता है, यानी जो इसका ऋणात्मक वैल्यू होगा जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। एक्चुअल में क्रॉस टॉक क्या होता है, जो हमारे पावर एम्पलीफायर होते हैं उसको आप देखते हैं वो डुअल चैनल में आते हैं, स्टीरियो होते हैं, तो उनमें जब क्रॉस टॉक कम होगा तो जैसे कि आप देखते हैं हम चैनल 1 में और 2 में सिग्नल दिए, अब जब हम 1 का वॉल्यूम खोलेंगे तब देखेंगे कि दूसरे वाले चैनल में कितना आवाज़ जाता है। जितना ज़्यादा आवाज़ जाएगा इसका मतलब क्रॉस टॉक ज़्यादा है, एक चैनल से दूसरे चैनल में क्रॉस कर जा रही है आवाज़, तो वो क्रॉस टॉक होता है। इसलिए एक स्टीरियो एम्पलीफायर का गुण होता है कि उसका क्रॉस टॉक जो है बहुत कम होना चाहिए, यानी अगर एक चैनल का आवाज़ हम खोल रहे हैं तो एक ही चैनल का आवाज़ आए, जो सिग्नल चैनल B के लिए हमने दिया है या चैनल 2 के लिए हमने दिया है वो चैनल 2 से निकले, बीच में इंटरफेयर बिल्कुल ना हो कि इस चैनल का उस चैनल में, उस चैनल का उस चैनल में, नहीं होना चाहिए। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये भी -dB में ऋणात्मक ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर 5वें नंबर की हम बात करते हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग स्पेशल एम्पलीफायर लेते हैं, स्पेशल बेस के लिए लिया तो सिर्फ कुछ बैंड अपनी फ्रीक्वेंसी पर वो एम्पलीफायर बना होता है जिसमें सिर्फ बेस चला सकते हैं, और कुछ लोग स्पेशल HF चलाने के लिए एम्पलीफायर ले लेते हैं जो कि सिर्फ HF क्वालिटी निकालती है। लेकिन अगर आप ऑल पर्पस मतलब सभी काम करने के लिए, जिसमें आप बेस भी चला सकें, टॉप भी चला सकें, हाइस भी चला सकें, यानी ट्विटर भी चला सकें और प्रेशर मिड जैसे और डिवाइस चलाना हो आपको, तो आपको हरदम सेलेक्ट करना है 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला एम्पलीफायर, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में ये इसलिए कि जो हमारे मनुष्यों का कान होता है, ये जो कान है ये 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही सुन सकता है। अगर 20 से कम होगी तो नहीं सुन पाएगा, अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो भी नहीं सुन पाएगा। तो आपको हमेशा यही वैल्यू ध्यान में रखनी है। और छठे नंबर पर आता है CMRR, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। छोटा साउंड वाला हो या बड़ा साउंड वाला हो, सभी के मन में एक सवाल रहता है और सभी लोग बोलते हैं एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर कितना है। डंपिंग फैक्टर 7वां नंबर, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस प्लस प्लस प्लस, ये आपको दिखाने के लिए है कि एक्चुअल में जो डंपिंग फैक्टर होता है
अगर आपको बेस चलाना है, बेस चलाने के लिए जो एम्पलीफायर होता है उसके लिए जितना ज़्यादा डंपिंग फैक्टर होगा उतना अच्छा माना जाता है। और बात करें अगर आपको पीए एम्पलीफायर्स जो होते हैं जिनमें आपको हॉर्न चलाने हैं, टॉप चलाने हैं, उनका डंपिंग फैक्टर अगर कम भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डंपिंग फैक्टर में आपको तभी ध्यान देना है जब आपको बेस चलाना हो एम्पलीफायर से, तभी आप डंपिंग फैक्टर को ज़्यादा की तरफ देखें। नहीं तो आपका जो एम्पलीफायर मिल जाए क्वालिटी एम्पलीफायर की अच्छी, आप उसे ले लीजिए। अगर आपको बेस चलाना है तब आप डंपिंग फैक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। अब आपको यहाँ पर 8वां नंबर दिख रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है स्लेव रेट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो कि आपकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। स्लेव रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपके एम्पलीफायर से अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी। वो इसलिए स्लेव रेट आपके एम्पलीफायर की स्थिति को फिर से रीसेट करता है, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि आपके सिग्नल में एक किक आई, स्पीकर बज गया, और जितना अच्छा स्लेव रेट रहेगा फिर से एम्पलीफायर को वो रीसेट कर देगा ताकि दूसरी किक आते ही एम्पलीफायर फिर से अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो स्लेव रेट आपका जो है हरदम ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपकी साउंड क्वालिटी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और 9वां नंबर है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लोग कम पैसे के चक्कर में बहुत ही घटिया ब्रांड खरीद लेते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। तो आपको जो है हमेशा एक अच्छी कंपनी का एम्पलीफायर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो घटिया ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारी जानकारी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से, उसको डुप्लीकेट लगा देंगे एकदम। मतलब एम्पलीफायर में वो गुण हो अथवा ना हो, उसको लिख देंगे कि हमारे एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर इतना है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इतना है और स्लेव रेट इतना है, सारी चीज़ें सब डुप्लीकेट डाल देते हैं। तो आपको अगर अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, अपने पैसे से सही प्रोडक्ट लेना है, तो सही ब्रांड को सिलेक्ट करें और फ्रॉड ब्रांड से बचें। और मैं जो फ्रॉड ब्रांड एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई आपके एम्पलीफायर में जो भी दक्षता है उसको सही तरीके से प्रदर्शित करें ताकि आप एक विश्वसनीय उत्पादक बन सकें और आपके प्रोडक्ट को लोग विश्वास के साथ खरीदें। कब तक चोरी चलेगी? इसलिए आप सुधार करें अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर इस वीडियो को देख रहा है। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर की। यहाँ पर जो 10वां पॉइंट है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है हेडरूम। हेडरूम एक्चुअल में वो ऐसा टॉलरेंस होता है, ऐसी जगह होती है जो कि स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच का वाट का गैप होता है। कहने का मतलब ये है, जब भी आप एम्पलीफायर खरीदें आपको हेडरूम का ध्यान रखना है। हेडरूम वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, एक्चुअल में ये वो होता है कि जैसे आपने 100 वाट का स्पीकर लगाया है तो आपको हमेशा एम्पलीफायर 100 से ज़्यादा वाट का लेना है। 150 वाट का ले लिया, 200 वाट का ले लिया। अब ये बात कुछ लोगों को लगेगी कि आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब भी हम, जैसे कि मैंने 2 बॉक्स लगाए हैं, यानी 2 टॉप लगाए हैं जो कि 1000 वाट के स्पीकर के हैं, जिसमें एक टॉप पर डुअल स्पीकर लगे हुए हैं, तो टोटल हमारा 2000 वाट का एक टॉप बना। और दूसरे चैनल में भी हमारा 2000 वाट का एक टॉप लग गया। अब एम्पलीफायर आपको लेना है ऐसा जो कि 4 ओम पर 4000 वाट का आउटपुट करता हूँ। अब ऐसे में फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपने एम्पलीफायर से वॉल्यूम देंगे तो हाफ वॉल्यूम में ही, आधी आवाज़ में ही, जब वॉल्यूम आप घुमाएंगे, अपने एम्पलीफायर का नॉब घुमाएंगे तो आधी आवाज़ में ही आपका स्पीकर फुल रिस्पॉन्स पर चलने लगेगा। इससे कभी भी आपका एम्पलीफायर क्लिप नहीं करेगा, लिमिटर नहीं आएगा, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं आएगा, टेम्परेचर में नहीं आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एम्पलीफायर लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बस हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है कि उसमें एक्सपर्ट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई लोग होते हैं अनुभव नहीं होता, एम्पलीफायर की नॉब फुल घुमा दिया फिर प्ले कर दिया तो फिर भाई स्पीकर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लंबे समय तक एम्पलीफायर चलाना है तो हेडरूम का खासा ध्यान रखना है। आपको हमेशा स्पीकर के वाट से बड़ा एम्पलीफायर लेना है। अब यहाँ तक हमने बात कर लिया कि जो कैटलॉग होता है उसमें स्पेसिफिकेशन दिखाए जाते हैं, उनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपका एम्पलीफायर सही है या फिर नहीं सही है। वो किसी भी कंपनी का हो, आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बशर्ते कंपनी ने कैटलॉग में, स्पेसिफिकेशन में फ्रॉड न किया हो तब। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी है फ्रॉड कर रही है और वो क्लेम कर रही है कि मेरा एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, तो ये अगले पॉइंट आपको समझा देंगे, उसकी असलियत सामने आ जाएगी।
आप एम्पलीफायर को खोल के चेक कर सकते हैं कि एम्पलीफायर अच्छा है या फिर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। यहाँ पर अच्छे एम्पलीफायर में क्या होता है, पोटेंशियल मीटर, जो हमारे पोटेंशियल मीटर होते हैं, यानी जो आवाज़ को कम या ज़्यादा करने वाले नॉब होते हैं, उन्हें पोटेंशियल मीटर्स कहते हैं। तो वो हमेशा सील टाइप के होने चाहिए। सील का मतलब पूरे पैक होने चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी आपको अगर ओपन वाला पोटेंशियल मीटर मिल रहा है, जब आप अपने एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे तो आपको पता है एम्पलीफायर में पंखे लगे होते हैं और पंखे हमेशा हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे बहुत सारी डस्ट, धूल अंदर चली जाती है और वो पोटेंशियल मीटर के अंदर धीरे से पहुंच जाती है। अब जब भी आप आवाज़ को कुछ दिन बाद कम या ज़्यादा करते हैं तो कुछ करकराहट सी आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से होता है, हमेशा ओपन वाला पोटेंशियल मीटर आपको नहीं लेना है, आपको हमेशा सील्ड वाला पोटेंशियल मीटर ही लेना है। अब बात करते हैं दूसरी। जब आप एम्पलीफायर को खोल के देखेंगे तो उसमें जो सभी केबल होती हैं, जैसे कि पावर केबल हो गई, जो ट्रांसफार्मर में लगी केबल्स हैं, ट्रांसफार्मर से जो मॉड्यूल है वहाँ तक जाने वाली केबल है, वो सारी केबल मजबूत होनी चाहिए। आप उन्हें टच करके देखेंगे, उनका जो कॉपर होगा, जो इसके अंदर धातु लगी है, और साथ में जो ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, जो उसके ऊपर रबर टाइप लगा होता है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही अग्निरोधक होना चाहिए, हीट प्रूफ, यानी गर्मी सहने वाला होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एम्पलीफायर हमें ज़्यादा लंबे समय तक चलाना पड़ता है तो वो वायर गल के कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे आपको जांच कर लेनी है एम्पलीफायर की खोल करके। तीसरे नंबर में आपको देखने को मिलता है सही ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप एम्पलीफायर को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर या फिर पावर सप्लाई देखने को मिलती है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो प्योर कॉपर में है, उसकी एम्पियर कितनी है वो आपको ध्यान से देख लेना है। आपके वाट के हिसाब से, आपके एम्पलीफायर के वाट के हिसाब से वो ट्रांसफार्मर छोटा है या फिर परफेक्ट है या फिर बड़ा है, सारा कुछ आपको वहाँ पर ध्यान से देख लेना है, एक्सपर्ट्स को भी दिखा देना है। और पावर सप्लाई है तो आप पावर सप्लाई की जाँच करवा लीजिए किसी एक्सपर्ट से। और आगे चलते हैं, जहाँ पर चौथे नंबर में अच्छी गुणवत्ता का उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होना चाहिए। और पांचवें नंबर में ठीक वैल्यू के कैपेसिटर लगे होने चाहिए। अब यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर जो लगे होते हैं, पूरी कैपेसिटर की एक बैंक होती है, आपने एम्पलीफायर में देखा होगा, तो वो हमेशा अच्छे वैल्यू के लगे होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार से आप कैपेसिटर को समझ सकते हैं कि कैपेसिटर सही लगा है कि नहीं। देखिए, जैसे कि आपका 1 वाट का एम्पलीफायर है तो उसमें आपका 100 माइक्रोफैराड का, जिसे 100 यूएफ लोग बोलते हैं, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। अगर आपका 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो 1000 गुणे 100 माइक्रोफैराड वैल्यू आपको निकाल लेनी है। इसी से आप पता लगा पाएंगे। हमेशा 1 वाट का एम्पलीफायर है तो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होना ही चाहिए। और यहीं पर आपकी एक और परिभाषा काम करती है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो आपके ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आउट होता है, जो अंदर एम्पलीफायर के लगा होता है, उसकी जो वोल्टेज निकलती है उससे 1.5 गुना वोल्टेज के कैपेसिटर्स होने चाहिए। यहाँ पर तो हमने माइक्रोफैराड की बात की लिया, उनके डंपिंग की। और अब बात करते हैं यहाँ पर उसके वोल्टेज की, यानी वो माइक्रोफैराड तो हम पहचान लिए, अब वोल्टेज कितना होना चाहिए कैपेसिटर का। हमेशा आपको जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिल रहा है उसकी वैल्यू से आपका 1.5 गुना कैपेसिटर का वोल्टेज होना चाहिए। कैपेसिटर में आप देखते हैं आपको दो जगह 2 वैल्यू देखने को मिला करती हैं। एक जगह पर माइक्रोफैराड लिखा होता है और दूसरी जगह पर आपको वोल्टेज लिखा मिलता है। तो वोल्टेज आपका जो है हमेशा ट्रांसफार्मर्स के आउटपुट से 1.5 गुना होना चाहिए। और जो वॉट होता है, 1 वाट के एम्पलीफायर के हिसाब से आपका 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं 6वें नंबर की, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटेक्शन और इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं। आपको एम्पलीफायर से बाहर से ही देखने को मिलेगा ये चीज़ कि उसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे स्पीकर प्रोटेक्शन। स्पीकर प्रोटेक्शन अगर आपके एम्पलीफायर में है तो आप जब एम्पलीफायर को चलाते हैं, जब एम्पलीफायर को ऑन या ऑफ करते हैं, उस दौरान आपके एम्पलीफायर में जो थंब की आवाज़ आती है, जैसे ही चालू किया एम्पलीफायर, अचानक से फट से आवाज़ आती है स्पीकर से।
अगर स्पीकर प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो वो आवाज़ नहीं आएगी। साथ ही स्पीकर प्रोटेक्शन का एक फ़ायदा और है, जैसे कि चलते चलते आपके एम्पलीफायर में किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया, आपके एम्पलीफायर के स्पीकर आउट पर अगर ज़्यादा बड़ा वोल्टेज आ गया जो कि स्पीकर के लिए हानिकारक है, तो जो स्पीकर प्रोटेक्शन होगा तुरंत स्पीकर को एम्पलीफायर से डिस्कनेक्ट कर देगा, जिससे आपके एम्पलीफायर से स्पीकर अलग होने से आपके स्पीकर जलने से बच जाएंगे। और यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट होता है। एम्पलीफायर में सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट अगर लगा है तो आपके जनरेटर पावर सोर्स पर या बिजली पर ज़्यादा एडवांस लोड नहीं पड़ता। जैसे एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, अगर सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट नहीं लगा है तो आपके घर की एमसीबी वगैरह ट्रिप कर सकती हैं, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा आपके जनरेटर सेट पर लोड पड़ सकता है। अगर सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट लगा है तो वो धीरे से एम्पलीफायर ऑन होगा और धीरे से बंद होगा। और अगला ओवरलोड आपको देखना चाहिए कि ओवरलोड का इंडिकेटर है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है कि नहीं है। और अगला ओवर टेम्परेचर, एम्पलीफायर गर्म ज़्यादा होता है उसका इंडिकेटर है, उसका प्रोटेक्शन है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जब भी किसी प्रकार से एम्पलीफायर के आउटर में या फिर इनर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बंदोबस्त है कि नहीं एम्पलीफायर में। और दूसरा है क्लिप और लिमिटर्स, एम्पलीफायर में क्लिपिंग के लिए भी आपका इंडिकेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअल में क्लिप लिमिटर्स या फिर क्लिप इंडिकेटर्स ये प्रदर्शित करता है कि एम्पलीफायर के वॉट के हिसाब से उसमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम खोल दिया गया है। अगर आप वॉट के हिसाब से ज़्यादा वॉल्यूम खोलेंगे, पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो ये क्लिप करना शुरू कर देता है। तो ये भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर की, जिसमें पीसीबी बेस्ट है। ठीक है, पीसीबी का जो वायरिंग होता है वो बेस्ट होता है। ये यहाँ पर इसलिए आपको दिखाया गया कि जब आप एम्पलीफायर को खोलेंगे तो उसमें आप देखना कि एम्पलीफायर के अंदर बहुत सारे तार तो नहीं हैं, क्योंकि 2 टाइप के एम्पलीफायर होते हैं जो फॉरेन मेक के होते हैं, विदेश वाले होते हैं। उनमें मैंने अक्सर ध्यान से देखा है तो उसमें आपको जो है पीसीबी के अंदर सारे जो वायरिंग्स होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो ऐसे में अगर वायर ज़्यादा है एम्पलीफायर के अंदर तो ऐसे में थोड़ा से आपका नॉइस बढ़ जाता है एम्पलीफायर में। इसी कारण से जो है हमारे यहाँ के बने एम्पलीफायर का जो THD होता है वो ज़्यादा रहता है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वायर्स का जो है यूज कम करें, जिससे स्पष्ट वॉइस को निकाला जा सके, THD को कम किया जा सके। और यहाँ पर सभी पार्ट के आपको कनेक्टर्स देख लेने हैं कि एम्पलीफायर के बैक पैनल में आप देखते हैं आपके बहुत सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं, जैसे XLR हो गया और TRS हो गया, स्पीकर हो गया और बाइंडिंग पोस्ट हो गया। ये सारे हैं या फिर नहीं हैं। और आपको ध्यान देना है, कुछ कंपनी फ्रॉड करती हैं कि वो जो TRS होता है उसी के बगल में सिर्फ 2 पिन का यूज करके XLR को लगा देते हैं। यानी XLR में पिन तो 3 होती है लेकिन यूज सिर्फ 2 XLR का किया जाता है, 2 पिन का किया जाता है। XLR में लगी 2 पिन का यूज किया जाता है, जो कि फ्रॉड होता है। आप एम्पलीफायर खोल के देखिए, तीनों पिन से कनेक्शन निकाले गए हैं या फिर नहीं निकाले गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 9वां नंबर होता है मजबूत बॉडी। एम्पलीफायर का जो चेसी होता है वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हैवी डटी एम्पलीफायर है, बहुत बड़ा एम्पलीफायर है, उसकी चेसी जो है अगर कमज़ोर है तो वो बहुत जल्दी इधर उधर डिसबैलेंस होकर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और अगला है फ़ैन, जो पंखे लगे होते हैं उसको आपको ध्यान में देना है। एम्पलीफायर में कभी कभी आपने देखा होगा किसी एम्पलीफायर को ऑन करो तो पंखा एक ही स्पीड से घूमता ही रहता है, वो गलत होता है। हमेशा एम्पलीफायर में हीट सेंस वाले पंखा लगे होने चाहिए। जब एम्पलीफायर आपका गर्म हो तब वो पंखे चलें, नहीं तो धीम हो जाए या फिर बंद हो जाए। क्योंकि अगर पंखा आपका फुल स्पीड में चलता रहेगा, अगर आप वॉल्यूम धीमा करके चला रहे हैं तो वहाँ पर पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। अगर आप कंटिन्यू पंखे को फुल स्पीड में चलाते हैं तो बहुत जल्दी आपका पंखा ख़राब हो जाता है, यानी फ़ैन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हरदम हीट सेंसिंग वाले फ़ैन को देखना है एम्पलीफायर के अंदर कि वो लगे या फिर नॉर्मल लगे हैं। तो ऐसे ही करके आप पहचान कर पाएंगे। और अगली पहचान की हम बात करते हैं जो 11 नंबर की है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमेशा आपको अच्छे कंपनी का देखना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि अगर क्लास H वाला एम्पलीफायर आपका लगा हुआ है तो उसमें जो ट्रांजिस्टर होगा आपका 100 वाट एक जोड़ा ट्रांजिस्टर पैदा करता है। अगर मॉड्यूल में एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए आपस में ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं तो वो 100 वाट बनाते हैं। इस हिसाब से आपको समझ लेना कि अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि मेरा एम्पलीफायर 1000 वाट का है तो उस पर 10 जोड़ी ट्रांजिस्टर होने बहुत ही ज़रूरी है, तब वो एक एम्पलीफायर 1000 वाट का माना जाएगा।
ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 100 वाट में एक जोड़ा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और ट्रांजिस्टर अच्छी कंपनी का होना चाहिए। आप इंटरनेट में सर्च करना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर के कंपनी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से कंपनी का ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, कौन सा मॉडल ज़्यादा बेस्ट होता है। ट्रांजिस्टर के ऊपर स्पेशल वीडियो और भी आएंगे, चैनल में एक वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। और जो 12 नंबर का पॉइंट है, इसमें आपका एम्पलीफायर का क्लास है। यहाँ पर एम्पलीफायर के क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से समझ के आपको क्लास लेना चाहिए कि आपको एक्चुअल में किस टाइप के एम्पलीफायर क्लास की ज़रूरत है। इसमें आपके बहुत सारे क्लास आते हैं, धीरे धीरे इस समय और ज़्यादा आपके नए नए क्लास आ रहे हैं। एक क्लास AB क्लास, क्लास D, क्लास H, क्लास TD, बहुत सारे आ रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्लियर वॉइस चाहते हैं तो आप AB क्लास के एम्पलीफायर यूज करिए। अगर आप इफ़िशियंसी भी अच्छी चाहते हैं और क्लियरिटी भी चाहते हैं तो आप TD क्लास के एम्पलीफायर यूज करिए। इस प्रकार से मैं क्लास के बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार एम्पलीफायर का क्लास क्या होता है और कौन सा क्लास किस प्रकार से अरेंज किया जाता है ट्रांजिस्टर के थ्रू, और किस प्रकार से कौन सा एम्पलीफायर में कौन सा क्लास कैसा आउटपुट देता है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अगर आप एम्पलीफायर क्लास का वीडियो चाहते हैं तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, तो वो और भी जल्दी वीडियो आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर की कि एम्पलीफायर के अंदर क्रॉसओवर और फिल्टर लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं। अभी जितने भी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वो एम्पलीफायर के अंदर ही इनबिल्ट क्रॉसओवर और फिल्टर लगाते हैं। जैसे कि आपको बाईपास में एम्पलीफायर को चलाना है तो बाईपास कर दीजिए, अगर आपको बेस चलाना है तो लो पास कर दीजिए, अगर आपको हाई चलाना है जिसमें टॉप या फिर HF ड्राइवर या प्रेशर बीट वगैरह हो गए तो आप हाई पास मोड में एक्टिव कर देंगे एम्पलीफायर को, तो सिर्फ हाई निकलेगा, लो पास में करेंगे तो सिर्फ बेस आएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्रॉसओवर अगर इनबिल्ट है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए, जैसे SM प्रोफेशनल यानी स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर हैं, उनके पीछे आपको फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए छोटी छोटी नॉब दी जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। ये सब आपको देख लेना है। और 14 नंबर का जो सबसे अच्छा पॉइंट है, LMT आउट। भाई अगर आप लाइव प्रोग्राम पर काम करते हैं और आपको अपनी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक प्रसारित करना है तो एम्पलीफायर में आपको ध्यान से देखना है कि LMT आउटपुट है या फिर नहीं है। वास्तव में ये LMT आउटपुट आपको जो है P एम्पलीफायर्स में देखने को मिलता है, पावर एम्पलीफायर में बहुत कम देखने को मिलता है। LMT आउटपुट में आप जो है, आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर के पीछे 2 आउटपुट लगे होते हैं जो P एम्पलीफायर होते हैं। एक होता है कॉमन 4 ओम 2 ओम ऐसे करके देखने को मिलता है, और एक होता है जिसमें कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो LMT आउट में आपको 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने LMT यूनिट्स चला सकते हैं, अपने LMT स्पीकर्स को चला सकते हैं। और यहाँ पर 15 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है दोहरी पावर सप्लाई। यानी अभी बहुत सारे एम्पलीफायर हैं जो कि अपने दोनों मॉड्यूल्स के लिए सेपरेटेड अलग अलग 2 पावर सप्लाई या फिर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो उस टाइप की अगर पावर सप्लाई लगी है तो और भी अच्छा माना जाता है एम्पलीफायर को, क्योंकि किसी कारण से अगर आपके एक पावर सप्लाई में कोई कमी आ जाती है तो दूसरी पावर सप्लाई एक चैनल को संभाल के रखती है, जिससे आपका काम खिंच जाता है, काम निकल जाता है, उसके बाद आप उसे रिपेयर करवा लें। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसे आपको समझना है, जब भी आप एम्पलीफायर लेने जाएं, अगर आपके किसी मित्र के पास या फिर आपके किसी भी परिचय में वो एम्पलीफायर जो आपने सेलेक्ट किया है वो है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा उससे सलाह ले लें कि कैसा रिस्पॉन्स है, और साथ में आपको उस एम्पलीफायर को वहीं पर खोल कर देख लेना है कि मैंने जो सारे पॉइंट बताए हैं ये सारे गुण उसमें हैं या फिर नहीं हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से आपको नॉलेज है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, तो आप इनके बारे में भी वहाँ पर अच्छे से उनका वेबसाइट में जाकर या फिर उनके कैटलॉग में अच्छे से देख पाएंगे। वैसे यहाँ पर आपको जो भी अभी कोई कमी रह गई हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, सारा फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मुझे तो इस चीज़ का विश्वास है कि शायद बहुत ही कम आपको यहाँ पर डाउट रह गए होंगे, क्योंकि मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। और मेरा यही मोटो रहता है हरदम कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूं। आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ये रिसर्च किया, अच्छे से समझा, और मुझे लगा कि आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते इस चीज़ को लेकर, तो ये डिटेल वीडियो लाना चाहिए। मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है और स्पष्ट आवाज़ आए, आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सो मैंने पंखा भी बंद करके रखा है कि अब पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है फिर भी आपके लिए
वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों के लिए सही जानकारी मिल पाए। अगर आपको मेरी मेहनत पर थोड़ा से भी तरस आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद आपको हर जगह नहीं मिल पाएगी। इस समय यूट्यूब पर मार्केटिंग ज़्यादा चल रही है और जानकारी बहुत कम मिलती है। अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप अपने पैसे को बचा पाएँ, साथ ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।